Uh, a very good afternoon to all of you, and welcome you again another session of biology class. और आज की क्लास में हम देखेंगे उत्सर्जन एक्सप्रेशन। तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया एक जैविक प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया क्या होती है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ये हम आज की क्लास ये टॉपिक देखेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये आपके एनटीएससी साइंस क्विज और ओलंपियाड जो एग्जाम होता है उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा सा लंबा लेके जा रहा हूँ। तो इसका 2 पार्ट होगा। आज का क्लास में हम जो देखेंगे वो उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं, क्या महत्व होता है, और कौन कौन से उत्सर्गी अंग होते हैं जीवों के और मनुष्यों के, वो देखेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें ये देखेंगे कि नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, और उनमें क्या क्या पाया जाता है, ब्लड और यूरिन में क्या पाया जाता है, वो दूसरा लेक्चर में होगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो उत्सर्जन, तो हम जानते हैं कि जीवों के शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, जिनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें जीवों के शरीर के लिए आवश्यक उपयोगी पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है। तो इन क्रियाओं को कहा जाता है उपचय, कहा जाता है एनाबोलिज्म कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है। जबकि दूसरी क्रियाएं ऐसी है जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का विघटन शरीर के उपयोग के लिए किया जाता है, और इन क्रियाओं को कहा जाता है, अब क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। ठीक है। कैटाबोलिज्म कहा जाता है। और इन क्रियाओं को कैटाबोलिज्म कहते हैं, और इन दोनों क्रियाओं को एक साथ उपापचय या तो फिर मेटाबोलिज्म की प्रोसेस कहा जाता है। और जीवों के शरीर में इन उपापचयी क्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया इत्यादि कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो शरीर में एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाने पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उसे ही कहा जाता है उत्सर्गी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो ये जो उत्सर्जन एक्चुअली एक प्रक्रिया होता है जिसमें जीवधारियों के शरीर में जो उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक और विषैले पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहा जाता है एक्सप्रेशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। तो चूंकि ये पदार्थ शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, और इन वर्ज्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं या टिश्यू से अलग करके शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में कुछ अंग पार्टिसिपेट करते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और ये उत्सर्जन से संबंधित जितने भी अंग होते हैं उन अंगों को एक साथ उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उत्सर्जी जो अंग होते हैं वो शरीर में जो इनऑर्गेनिक जो आयन होते हैं, ये जो उत्सर्जी अंग होता है, ये जो इनऑर्गेनिक, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक जो मटेरियल होते हैं आयन के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, ठीक है, और आपका जो पोटेशियम आयन होता है, कैल्शियम का आयन होते हैं, है ना। इन आयनों की जो कॉन्सेंट्रेशन, जो सांद्रता होती है तथा जल की मात्रा पर जो कंट्रोल होते हैं
उन नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, नियंत्रण रखते हैं, वो हम देखेंगे कि इसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है और कभी कभी किसी कारणवश क्या होता है, ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो वो सब हम नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के कारण कई उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और जिन्हें उनके निर्माण के ढंग तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट होता है और सेकंड वाला जो होता है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो पहला वाला देखें तो आप पहला वाला में एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाला जो हम यहाँ पर जो ले रहे हैं जिसे श्वसन उत्पाद या जो रेस्पिरेटरी जो प्रोडक्ट कहा जाता है, इस समूह में क्या होता है, जब श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, हमको मालूम है कि श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, CO2 कार्बन, जैसे कि ये जो C6H12 O6 प्लस ये जब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही क्या बनता है, ये वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है जो CO2 होता है और जो जल होता है H2O, है ना। तो CO2 को सभी जंतु श्वसन की क्रिया के द्वारा ही श्वसन जो सरफेस से क्या होता है, इसको बाहर निकाला जाता है, जबकि जो जल होते हैं वो यूरिन के माध्यम से, ये जो जल होता है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से या पसीने के माध्यम से क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये होता है श्वसन के उत्पाद में होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड वाला है जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो सेकंड वाला देखे। ठीक है, तो सेकंड वाले में देखेंगे कि जो नाइट्रोजनस जो कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है, तो इस समूह में वे पदार्थ आते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है ना। जिनमें नाइट्रोजन N2 पाया जाता है वो इसमें आता है। और ये पदार्थ आपको मालूम है कि जैसे कि ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये प्रोटीन होता है। तो नाइट्रोजन ये पदार्थ प्रोटीन के जली अपघटन के कारण अमाइनो एसिड, मालूम है जब इस प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनी जो क्या बनते हैं, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये बनता है आपका अमोनिया। ठीक है, क्या बनता है, अमोनिया। और इसी अमोनिया के रूपांतरण में क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो कई ऐसे जीव होते हैं जो इस अमोनिया को सीधे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि कुछ डेवलप जो जंतु होते हैं उनमें इसको किसके माध्यम से, यूरिया के रूप में, ठीक है, यूरिया के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। तो इन जीवों में पहले अमोनिया को, ठीक है, पहले क्या करते हैं, ये जो अमोनिया होते हैं, इस अमोनिया को जो कि हमारे ऊतकों के लिए बहुत ही क्या होते हैं, जहर के समान होते हैं, अपेक्षाकृत इसको कम विषाक्त पदार्थ, ठीक है, इस अमोनिया को क्या करते हैं, यूरिया में, ठीक है, जिसमें यूरिया में या तो फिर इसको यूरिक अम्ल में इसको बदल देते हैं और इसके बाद इन्हें जल के साथ, फिर इसके बाद इसको वाटर H2O वाटर के रूप में इसको मूत्र पानी की जो जल के साथ इसको यूरिन के रूप में
उत्सर्जी तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मुख्यतः इसमें नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ को ही पानी के साथ शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है। और इनमें नाइट्रोजनी उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, और यहाँ पर जैंसिन, ग्वानिन और थायनिन, ये इन पदार्थ होते हैं और इसी रूप में ही इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और अतः शरीर से इनका शीघ्र ही इस पर निष्कासन आवश्यक होते हैं। और उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासन के आधार पर, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासन के आधार पर जो जंतु होते हैं उस जंतु को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अमीनोटेलिक, ये पहला वाला अमीनोटेलिक, सेकंड वाला यूरियोटेलिक और थर्ड वाला होता है यूरोकोटेलिक कहा जाता है। तो पहला वाला जो अमीनोटेलिक होता है इसमें ऐसे जंतु जो अमोनिया, ठीक है, अमीनोटेलिक से नाम से स्पष्ट है, जो अमोनिया के रूप में NH3 अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उसको अमीनोटेलिक कहते हैं। जैसे कि मछली और जो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्रोटोजोआ है ये, ठीक है, प्रोटोजोआ। सेकंड वाला है यूरियोटेलिक, तो ऐसे जंतु जो मतलब यूरिया के फॉर्म में वो उत्सर्जन करते हैं उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। मेढक और स्तनधारी मनुष्य, तो हम जो मनुष्य होते हैं उत्सर्जी पदार्थों को जो बाहर निकालते हैं, यूरिन के माध्यम से बाहर निकालते हैं, पसीना के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो ये यूरिया होते हैं, यूरिया को ही निकालते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो यूरिक अम्ल, ठीक है, कौन से फॉर्म में, यूरिक, ठीक है, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। जैसे कि जो सरीसृप होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं, सरपेंट जो सांप होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं ये। ठीक है, तो मनुष्य, हमने बताया कि मनुष्य क्या होते हैं कि वो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, है ना, लेकिन यूरिया के फॉर्म में ज्यादा निकालते हैं। ठीक है, इसलिए उसको यूरिया के क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक में रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य में सिर्फ यूरिया होता है, मनुष्य के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अमोनिया के रूप में भी होता है और साथ में यूरिक एसिड के फॉर्म में भी होता है। जैसे मनुष्य में बात की जाए तो मनुष्य के जो यूरिन होता है उनमें लगभग 0.5% यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये सब मैं आगे और डील करूंगा जब हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको और डील करूंगा कि यूरिन होता है उसमें कितना अमोनिया, कितना यूरिया, कितना यूरिक एसिड और कितना उसमें ग्लूकोज का लेवल वगैरह पाया जाता है, वो सब मैं आपको आगे और डील करूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में कौन कौन से उत्सर्जन होता है या कौन कौन से उत्सर्जी होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया किस तरह से होता है ना। तो इसमें जंतुओं को हम जनरली 2 भागों में डिवाइड करते, एक होते हैं एक कोशिकीय जंतु और एक सेकंड होता है बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है, तो एक कोशिकीय जंतुओं में जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है इसमें उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो पहला वाला होते हैं इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये बहुकोशिकीय वाला में यहाँ पर एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं क्योंकि ये जीव अपने समस्त जैविक क्रियाओं को एक कोशिका के अंदर में पूर्ण करते हैं। ठीक है, क्लियर ना, एक बार और रिपीट,
एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, क्योंकि ये जीव अपने समस्त जैविक क्रियाओं को एक कोशिका के अंदर पूर्ण करते हैं। ठीक है, क्लियर ना। तो इसलिए उपापचयी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे विसरण, ये जो विसरण होते हैं, इस विसरण के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और सेकंड वाला जो है, ये जो बहुकोशिकी जो है, ठीक है, तो बहुकोशिकी में मतलब बहुत सारी कोशिका है इनके अंदर में, है ना। तो इनमें जैविक क्रियाओं जो होती है उनमें एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि बात करें अमीबा, ठीक है, तो अमीबा और जो स्पंज और जो हाइड्रा होते हैं, इनमें विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, ये जो विसरण होता है एक विसरण के माध्यम से ये बाहर निकालते हैं। और जो केंचुआ होते हैं, जो अर्थवार्म होता है, वो नेफ्रीडिया के माध्यम से निकालता है। और जो झींगा होते हैं वो ग्रीन ग्रंथियां पाया जाता है, जिसे मैल्पिजियन भी कहा जाता है। और जो चपटे कृमि होता है उसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। और जो कीट होता है मेल्पिजियम नलिका के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठीक है। और स्तनधारी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हम मनुष्य स्तनधारी हैं, तो हमें जो अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन या जो निष्कासित जो होता है वो किडनी के द्वारा, या तो फिर उनमें सहायक जो उत्सर्जी अंग होते हैं जैसे कि लीवर और स्किन, त्वचा और फेफड़े, इसके माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, है ना, वो शरीर से क्या होते हैं, निष्कासित होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र देखते हैं। ठीक है। एक ये वाला यहाँ पर ले आता हूँ, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। ठीक है। तो मनुष्य में एक विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा यह जो नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर करता है। और इसके अलावा साथ ही त्वचा, लीवर, प्लीहा और मलाशय और फेफड़े में भी क्या करते हैं, इनके माध्यम से ये उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं। तो बाहर करने में मदद भी करते हैं। तो मनुष्य के जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंगों का ये क्या होते हैं, बना होते हैं। तो ये डायग्राम देखेंगे तो पहला वाला ये है, ब्रिज पाया जाता है। ठीक है। एक पेयर में पाया जाता है ये। ठीक है। पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी ब्रिज पाया जाता है। ठीक है। और साथ ही इसमें एक जोड़ी इसमें क्या पाया जाता है, मूत्र वाहिनी पाया जाता है। ठीक है। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर पाया जाता है। ठीक है। तो पहला हुआ ये किडनी, सेकंड हुआ ये मूत्र वाहिनी, यूरेटर कहा जाता है। और थर्ड वाला है वो है यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर ये जो दिख रहा है ये है तीसरा नंबर, यूरिनरी ब्लेडर, जिसे मूत्राशय कहा जाता है। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पहला नंबर ब्रिथ, सेकंड नंबर में मूत्र वाहिनी, और थर्ड नंबर में मूत्राशय, और फोर्थ नंबर में यूरेथ्रा। ये फोर्थ नंबर में यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य में जो उत्सर्जन में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं वो होता है, पहला किडनी हो गया, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, और जो मूत्र मार्ग होते हैं यही है उत्सर्जन तंत्र में पाए जाने वाले अंग। ठीक है। 1 2 3 4, ये फोर आर्गन हो गए। ठीक है।
तो यहाँ पर ये डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से इस उत्सर्जक तंत्र में किडनी की संरचना कैसी होती है, इनमें मूत्र वाहिनी कैसे होती है, इनमें मूत्राशय और मूत्र मार्ग कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो किडनी। ठीक है, तो किडनी के बारे में देखें तो मनुष्य के जो उदर गुहा होते हैं, ठीक है, मनुष्य के जो पेट वाले जो हिस्सा होता है, ठीक है, एक डायग्राम मैं यहाँ पर नहीं ले पाया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो डायग्राम मैंने दूसरा वाला डायग्राम ले लिया। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आप इस डायग्राम में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट मैं जो बात कर रहा था वो क्या था कि मनुष्य के जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में जो डायफ्राम के नीचे, ठीक है, ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र देखा जाए तो ये जो उदर ये वाला हिस्सा है, इसको एक्चुअली इसको पेट वाला हिस्सा होता है, उदर गुहा वाला हिस्सा, और इसी ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर ऐसा ये डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? डायफ्राम। और इस डायफ्राम के ऊपर में क्या रहता है? यहाँ पर पाया जाता है लंग्स पाया जाता है, लंग्स फेफड़ा कहा जाता है ना। इसके ऊपर में जाएंगे तो ऊपर में क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है। तो मनुष्य की उदर गुहा के पृष्ठ वाले भाग में ये वाला क्या है? डायफ्राम है। तो डायफ्राम के नीचे में एक जोड़ी मतलब दो ना, एक और ये दो, वन पेयर। ठीक है, तो एक जोड़ी गहरे यहाँ पे डायग्राम में देखिए कौन से रंग में है? लाल रंग में है। ठीक है, कौन से रंग में है? लाल रंग में। तो लाल रंग में कैसे आकार के दिख रहा है? बीज किसके बीच? सेम के बीज के आकार में दिख रहा है ये। ठीक है, तो सेम के बीच की आकृति में एक ये जो अंग होते हैं वो हमारे जो जो क्या बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले पार्ट होते हैं उससे जस्ट उसके साइड में ये होता है और इसे ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं? किडनी कहते हैं। ठीक है, और इस किडनी के जस्ट दाईं ओर क्या पाया जाता है? आपको मालूम होगा, लीवर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या होता है? नीचे होता है। आप इस डायग्राम में थोड़ा देख भी सकते हैं कि जो राइट वाला है ये थोड़ा सा नीचे है और ये जो लेफ्ट वाला है ये थोड़ा सा क्या है? ऊपर है। ठीक है, और इस वृत्त के जो इस वृत्त का जो क्या बोलते हैं, इसका जो वजन होता है वो 150 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ठीक, क्लियर? एक मिनट। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका जो है वो है यहाँ पर आप सेकंड वाला जो है वो है मूत्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला है मूत्र वाहिनी।
है ना। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मूत्र वाहिनी यहाँ पर दो पेयर में है यहाँ पर। ठीक है, तो वृक्क में क्या होता है, पेल्विस वाला हिस्सा होता है, पेल्विस वाला हिस्सा होता है, जिसमें एक नली के रूप में आप देख सकते हैं, नली के रूप में दिखाई दे रहा है जो मूत्र वाहिनी होता है। और इसमें ये जो मूत्र वाहिनी होता है, आप देख सकते हैं ये मूत्र वाहिनी है। ठीक है, और ये जो मूत्र वाहिनी होता है बाद में अंतिम में यहाँ पर जाके समाप्त हो जा रहा है। कहाँ पर, इस मूत्राशय के पास आकर समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो मनुष्य में जो दो, ठीक है, मनुष्य में कितना, मनुष्य में दो मूत्र वाहिनी पाए जाते हैं। और ये मूत्र को वृक्क से क्या करते हैं, ठीक है, इसका जो मेन काम होते हैं, ये जो किडनी है, इस किडनी से यूरिन को यहाँ पर मूत्राशय में क्या करते हैं, लाने का काम करता है ये। ठीक है, और इन एक्चुअली इन वाहिनियों की जो दीवार होते हैं, इसमें क्या होता है, क्रमकुंचन की गति होने की वजह से होता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20 से लेके 30 सेंटीमीटर होता है इनकी लंबाई। ठीक है, कितना होता है, 20 से 20 से लेके 30 सेंटीमीटर तक ये होता है। ठीक है, क्लियर। अब है इसके बाद तीसरा नंबर में है ये जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है मूत्राशय, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी जो मूत्राशय जो बोल रहे हैं तीसरा नंबर में। ठीक है, तो मनुष्य के जो उदर गुहा के जो पिछले वाले भाग में आप देख सकते हैं, ये कैसे एक कैसा संरचना दिखाई दे रहा है, एक थैली नुमा। ठीक है, कैसी दिखाई दे रही है, एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। और इसका जो आवरण होता है एक झिल्ली से कवर रहता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा झिल्ली में। ठीक है, तो इस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढके हुए रहते हैं। और इनकी दीवार में बहुत सारी मसल्स पाई जाती है। और वृक्क में जो बना हुआ जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो यूरिन होता है, वो मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में लाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक जो मूत्र वाहिनी होती है वो अलग अलग छिद्रों के द्वारा ये मूत्राशय में जाके क्या होते हैं, खुलता है वो। ठीक है, और फोर्थ नंबर में है आपका, यहाँ पर फोर्थ नंबर में है यूरेथ्रा कहा जाता है। तो यूरेथ्रा की बात किया जाए तो मूत्राशय एक पतली नली के द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक नली के द्वारा बाहर में खुलता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। और ठीक है, तो मेल और फीमेल में ये अलग अलग होता है। फीमेल की बात की जाए तो इसमें जो यूरेथ्रा एक छोटी सी नलिका के द्वारा होती है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से वो जो यूरिन बाहर निकलता है। जबकि पुरुषों की बात की जाए तो इनमें इनकी जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यूरिन के साथ क्या होते हैं, मतलब यूरिन के रूप में ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो मूत्राशय के अंदर वृक्क में बने हुए जो यूरिन होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, एकत्रित होता है यहाँ पर। और जब इनमें संकुचित होता है दीवार में, तो ये यूरिन के रूप में शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा लास्ट आज टॉपिक है, वो है सहायक उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो वृक्क जानते हैं कि ये वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। और इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ और अंग होते हैं
जो उत्सर्जन तंत्र से सीधे नहीं जुड़े होते फिर भी उत्सर्जन का काम सरलता पूर्वक करते हैं। और ये अंग होता है वो निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि पहले ये बोल सकते हैं ये त्वचा, लीवर, फेफड़े और आंत। ठीक है, बात करें ये त्वचा की बात करें, ठीक है, तो त्वचा की बात करें तो हम जानते हैं कि सामान्य कार्य के साथ साथ जो त्वचा होता है वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। और स्तनियों जैसे जो उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं, ठीक है, इनमें जो दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। आप त्वचा देखेंगे तो इस त्वचा में, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे त्वचा, ठीक है, तो त्वचा में यहाँ पर दो प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। एक होता है पहली ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, पहली ग्रंथि सिलेटस ग्लैंड कहा जाता है, और एक होता है श्वेत ग्रंथि, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले जो ग्रंथि होते हैं ब्रांचेस और नली नुमा होते हैं, और जो हेयर फॉलिकल के अगले सिरे में क्या होते हैं, ये खुलते हैं, और ये एक प्रकार के तैली पदार्थ का स्त्राव करते हैं। ये जो तैली स्त्राव करते हैं जिसे कहा जाता है सीबम कहा जाता है, ठीक है, सीबम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जो बाल होता है, बाल तथा त्वचा को क्या करते हैं, तैली और इसको हाइड्रो वाटर प्रूफ बनाए रखते हैं, और यह अपने तैली पदार्थ के साथ साथ कुछ और भी उत्सर्जी पदार्थ है ये निकालते हैं, ठीक है, जैसे मोम के रूप में हो सकता है, फैटी एसिड वगैरह हाइड्रोकार्बन के रूप में ये बाहर निकालते हैं। वही बात श्वेत ग्रंथि की, ये श्वेत ग्रंथि की बात की जाए तो ये लंबी नलिकाकार होती है, और इनका जो कुंडलिक वाले जो भाग होते हैं, डर्मिस जानते हैं, डर्मिस जो आंतरिक सतह में होते हैं, और यहीं से जली पदार्थ, यहीं से जली पदार्थ किसे पसीना के रूप में यहाँ से क्या होते हैं, पसीना के रूप में ये बाहर निकलते हैं। और स्वाद एक्चुअली ये देखा जाए, ये पसीना मालूम है, यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है पसीना स्वाद में कैसा होता है ना, तो ये कैसा होता है, नमकीन होता है ये, ठीक है, नमकीन होता है। और पसीने का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर के ताप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी ये जो ग्रंथियां होते हैं अपने स्त्राव के साथ कुछ और उत्सर्जित पदार्थों को भी क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये साल्ट के रूप में, लैक्टिक एसिड, यूरिया, अमीनो एसिड के रूप में भी ये शरीर से क्या करते हैं, ये बाहर करता है, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड यहाँ पर लेके चलते हैं हम फेफड़ा, ठीक है, ये फेफड़ा सेकंड वाला फेफड़ा लेके फेफड़ा को देखते हैं। तो ये जो फेफड़ा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि फेफड़ा श्वसन तंत्र से संबंधित एक अंग होता है, लेकिन ये श्वसन के साथ उत्सर्जन का भी कार्य करता है। तो श्वसन की क्रिया में होने वाला जो गैसीय आदान प्रदान होता है वो फेफड़े की आंतरिक सतह पर होता है, और उस समय यह रुधिर की CO2 जो कि क्या होते हैं, ठीक है, ये जो CO2 होता है ये किसमें होता है, ब्लड में होता है, ठीक है। तो उस रुधिर की जो CO2 होता है एक उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो रुधिर से क्या किसे ब्रीथिंग की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, ब्रीथिंग की प्रोसेस के द्वारा ये क्या होती है, बाहर निकलती है। और फेफड़े की हवा के साथ CO2 के साथ साथ और जो वाटर जल वाष्प के कण भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो इस प्रकार जो फेफड़ा होता है दो प्रमुख गैसीय उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल का क्या करते हैं, ये शरीर से बाहर निकलने का काम करता है, ठीक है। तीसरा जो है वो यहाँ पर आपका जो लीवर है, ठीक है, तो जो लीवर है, ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, लीवर। तो लीवर की सेल यकृत की जो कोशिकाएं होती है वो आवश्यकता से अधिक क्या होते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, और साथ में रुधिर की जो अमोनिया होती है NH3 जो अमोनिया होती है,
ठीक है, रुधिर की अमोनिया को क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, दोनों को ये यूरिक अम्ल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यकृत की जो कोशिकाएं होती है आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं, सॉरी यूरिया में बदल देते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ या ये किसमें, यूरिया में। ठीक है, यूरिया में चलिए ये बदलता है। और इसके अलावा ये जो लीवर होता है वे टूटी फूटी ब्लड सेल्स का भी ये क्या करते हैं, विघटन कर देता है ये। ठीक है, क्योंकि लीवर के सेल्स में आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसका क्या करता है, विघटन करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आप लास्ट जो बच रहा है वो है आंत। ठीक है, तो आंत की दीवार में ब्लड सेल्स एक्चुअली जाल के समान होता है और ये कोशिकाओं के रुधिर में जो भी बहुत सारे उत्सर्गी पदार्थ होते हैं वो इंटेस्टाइन की जो सेल्स होते हैं वो विसरण की प्रोसेस के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, ये लास्ट में इसको एक मल के रूप में इसको शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर की जो आहार नाल भी पाचन के बाद बचे हुए जो अनपचे जो पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर क्या करते हैं, इसी मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस हम आज इतना ही देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मनुष्य की जो नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है। ठीक है, मूत्र का यूरिन का निर्माण कैसे होता है, इनमें उत्सर्जन का क्या महत्व होते हैं। ठीक है, हमारा किडनी खराब हो जाएगा तो क्या हमें किडनी के बिना रह सकते हैं, या दोनों खराब हो गया तो इसमें यूरिन का कैसा इसमें कैसे बाहर निकाला जाता है। साथ में हम देखेंगे कौन कौन से डिसीज होता है, रोग होते हैं, वो सब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा हम यहाँ पर डायबिटीज जो डिसीज है उस डिसीज के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। और यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज शेयर विथ मी। ठीक है, फिर मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।